हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी प्रैक्टिकल की, जो 2021 में आने वाला है अभी। इस प्रैक्टिकल में दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है केवल आंतरिक परीक्षक के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे फर्स्ट वाले वीडियो में आपको एक्सटर्नल एग्जामिनर यानी बाह्य परीक्षक जो बाहर से एग्ज़ाम लेने आते हैं स्कूल में, उनके बारे में डिटेल से बताया गया है कि वो कौन कौन से प्रैक्टिकल आपसे लेंगे। साथ ही साथ उन प्रैक्टिकल्स को उस वाली वीडियो में दिखाया भी गया है, जहाँ से आप उसे अपनी कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं। इस वाली वीडियो में हम उस वीडियो का यानी पार्ट 1 का लिंक भी दे देंगे, तो आप ध्यान से इस वीडियो को भी देखिएगा। इस वाली वीडियो में स्कूल लेवल पर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वो आपको हम बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, यह ध्यान रखिएगा, ये जो प्रैक्टिकल है ये 30% सिलेबस प्रैक्टिकल के काट के बचे हुए प्रैक्टिकल्स में से आएगा, तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा ना हो आप कुछ और करने लगें। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किस तरीके से प्रैक्टिकल्स का डिवीज़न होता है एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनर के मध्य में। टोटल जो प्रैक्टिकल है वो दोस्तों 13 मार्क्स का है, ये ध्यान रखिएगा। जो वाई एग्जामिनर है वो 3 तरह के क्वेश्चंस पूछेगा और सभी क्वेश्चन का यहाँ मार्किंग दे रखी है: स्लाइड निर्माण, स्पॉटिंग और सत्रीय कार्य संकलन और मौखिकी। टोटल वो जो है 15 नंबर के मार्क्स में से आपको मार्क्स प्रोवाइड कराएगा। इंटरनल एग्जामिनर जो स्कूल लेवल पर होता है उसमें हम देख लेते हैं, इसमें भी 3 तरीके के क्वेश्चन हैं। एक दीर्घ प्रयोग होगा जो हमारे सिलेबस के क्वेश्चन नंबर 5th और 6th में से होगा, ये 5 नंबर का है। और एक लघु प्रयोग होगा जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 में से होगा, ये 4 नंबर का है। इसके अलावा आपको प्रोजेक्ट कार्य और मौखिकी जो कि 6 नंबर का है, इसको भी करना होगा। और इस तरीके से ये 15 नंबर के हो गए, और दोनों को मिला के यदि देखेंगे तो 13 मार्क्स के हो गए। तो 15 मार्क्स जो है वो आपको स्कूल लेवल पर मिल जाते हैं, और 15 मार्क्स जो है जो बाहर से आने वाला एग्जामिनर आपको प्रोवाइड कराता है। तो आइए अब देख लेते हैं इंटरनल एग्जामिनर जो सबसे पहला क्वेश्चन कराएंगे आपसे, अपने स्कूल के जो बायोलॉजी टीचर हैं वो आपको फर्स्ट क्वेश्चन देंगे, तो वो क्या होगा। तो पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा दीर्घ प्रयोग, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 से। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के रूप में एक लिया हुआ है, उपलब्ध पादप सामग्री जैसे पालक, हरी मटर, पपीता आदि से डीएनए को पृथक करना। तो ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। कॉपी में इसको लिखना नहीं है बोर्ड एग्जाम की, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। वहाँ पर आपको केवल मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले आप कॉपी पर उद्देश्य डाल के लिखेंगे, और उस उद्देश्य में वो यही क्वेश्चन है, वही हमारा उद्देश्य हो जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो हमको आवश्यक सामग्री चाहिए, उसमें पपीता, पालक, मटर के हरे बीज, बीकर, परखनली, तरल अपमार्जक, प्रोटीएज बीकर या मीट टेंडराइजर, सोडियम क्लोराइड और 95% एथेनॉल, कांच की पतली राड, छलनी, ब्लेंडर, आसो जल आदि, ये सब हमको मटेरियल चाहिए होता है। आइए देख लेते हैं इसकी विधि किस तरीके से है। तो सबसे पहले हमें जो भी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर मटर के बीज लिए हुए हैं ग्रीन, तो हम इनको आधा कप ले लेंगे और उसके बाद में इनको ब्लेंडर में डाल देंगे। ये राइट हैंड पे आप दूसरे नंबर पे ब्लेंडर देख रहे हैं, जो मिक्सी ग्राइंडर होता है उसमें आपको डालना है। और साथ ही साथ उसमें सोडियम क्लोराइड लगभग 10 ग्राम तथा आसो जल 200 ml मिलाकर पीसते हैं। उसके बाद में इससे क्या फ़ायदा होगा कि जितने भी जो सेल्स हैं वो सब एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, और एक लिक्विड की तरह का, यहाँ पर देखिएगा, एक लिक्विड की तरह का सूप हमको मिल जाएगा। इसको हम छलनी से छान लेंगे। अब 300 ml तरल अपमार्जक लिक्विड डिटर्जेंट डालेंगे, कुछ भी डाल सकते हैं आप, बस वो लिक्विड डिटर्जेंट होना चाहिए, और मिला लेंगे उसको, और 5 से 10 मिनट के लिए इसको रखा रहने देंगे ताकि रिएक्शन होना शुरू हो जाए। उसके बाद में एक परखनली में उक्त मिश्रण की थोड़ी मात्रा लेकर उसमें प्रोटीएज बीकर या फिर मीट टेंडराइजर मिलाते हैं। अब परखनली को थोड़ा तिरछा करके इस मिश्रण में अति शीतलित एथिल अल्कोहल, या ध्यान रखिएगा ये जो एथिल अल्कोहल है या फिर एथेनॉल है, ये एकदम चिल्ड होना चाहिए, बहुत ठंडा होना चाहिए। इसको बराबर मात्रा में मिलाते हैं। ध्यान रखना, यहाँ नीचे देखिएगा ये परखनली जो है तिरछी की गई है। अब ध्यान रखना है आपको, इस परखनली को तिरछा करके ही अल्कोहल को डालना है। अल्कोहल के कारण मिश्रण में जो डीएनए है वो अवक्षेपित हो जाएगा, यानी आउटर एरिया में जमा हो जाएगा और सफ़ेद फिलामेंट यानी तंतु के रूप में दिखाई देगा। यहाँ पर डायग्राम में आप देखिएगा दोस्तों, ये वाइट फिलामेंट के रूप में, इस वाले बड़े वाले डायग्राम में देखिएगा,
ये जो वाइट फिलामेंट दिख रहे हैं ये डीएनए के हैं। कांच की नली की सहायता से डीएनए को बाद में अलग कर लिया जाता है। तो ये एक रॉड ले लेंगे कांच की, और इसमें जो है ये आप देख रहे हैं वाइट कलर के थ्रेड्स दिखाई दे रहे हैं, यही डीएनए है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 4 नंबर का है और लघु प्रयोग के रूप में जाना जाता है। सिलेबस में से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 यही है, इनमें से कोई सा एक आपको करना है। तो मैं यहाँ एग्जाम्पल के रूप में एक ले रहा हूँ, यही आपका उद्देश्य होगा, यही आपको अब लिखना है कॉपी में। समसूत्री विभाजन का अध्ययन करने के लिए प्याज के मूलाग्र की अस्थायी स्लाइड बनाना। तो इसके लिए जो आपको मटेरियल चाहिए वो ध्यान से नोट कर लीजिएगा। एक आपको प्याज की कंद चाहिए, कॉनिकल फ्लास्क चाहिए, पैट्री डिश चाहिए, चाकू, कैंची, ब्लेड, सुई, ब्रश, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, एथेनॉल 2 से 4%, एसीटोकार्मीन स्टेन और NY10HCl, स्पिट लैंप, स्लाइड, कवर स्लिप, ब्लॉटिंग पेपर और माइक्रोस्कोप। तो आइए देखते हैं इसको करते किस तरीके से हैं। तो सबसे पहले हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपको प्याज की मौजूदा सूखी जड़ों को आप निकाल देंगे। एक प्याज ले लेंगे और उसमें से जड़ों को, वो जो फालतू की हैं सूखी हुई, उनको निकाल देंगे। अब प्याज को पानी से आधे भरे हुए गिलास या बीकर के ऊपर जल को स्पर्श करते हुए रख देंगे। नई जड़ों के अंकुरण के लिए प्याज को अंधेरे में रख देते हैं। नई जड़ें जो है विकसित होने में 3 से 6 दिन लग जाएंगे, और जब जड़ें लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर लंबी हो जाएं तो सुबह के 6 या 7 बजे के मध्य इन्हें एकत्रित कर लिया जाता है। एकत्रित करने के बाद में यहाँ दोस्तों इमेज में देखिएगा हमने इसको किस तरीके से दिखाया है। जैसे फर्स्ट डे आप देखेंगे तो थोड़ा प्रोग्रेस होगी और इस तरीके से जड़ें जो है वो निकलनी शुरू हो जाएंगी, और लास्ट वाले में आप देख रहे हैं काफ़ी जड़ें इकट्ठी हो गई हैं। 3 से 4 दिन लगाएंगी, तब तक आप इनको इकट्ठा करते रहिएगा। अब क्या करना है कि इन ताज़ा जड़ों को एक स्थायी कारक, यहाँ पर हमने FAA यानी फॉर्मलिन एसीटो अल्कोहल लिया हुआ है, उसमें 24 आवर के लिए रख देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो रूट टिप्स हैं इनमें माइटोसिस की विभिन्न स्टेजेस चल रही होंगी, वो अवस्थाएं उसी स्टेज में रुक जाएंगी और स्थिर बनी रहेंगी। हम यहाँ ये देख लेते हैं कि FAA सॉल्यूशन किस तरीके से बनाया जाता है। तो FAA सॉल्यूशन बनाने के लिए 50 मिलीलीटर 95% एथिल अल्कोहल लेंगे और 2.5 मिलीलीटर ग्लेशियल एसिटिक एसिड ले लेंगे, और उसमें 5.5 मिलीलीटर फॉर्मल्डिहाइड और 42 मिलीलीटर आसुस जल को मिला लेते हैं। तो इस तरीके से FAA सॉल्यूशन बन जाएगा। स्थिरीकृत जड़ों को भविष्य में उपयोग में लाने हेतु उन्हें 70% एथेनॉल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जहाँ पर इनको काफ़ी समय तक हम रख भी सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक चिमटी की सहायता से FAA घोल में से प्याज की 2-3 जड़ों के टुकड़े ले लेंगे और वाच ग्लास में रख के उनको जल से धो लेंगे। अब एक साफ कांच की स्लाइड के मध्य इन टुकड़ों को रखकर ड्रॉपर की सहायता से उन पर NY10HCl की 1 बूंद डालेंगे और इसके बाद इस पर एसीटोकार्मीन की 2-3 बूंदें डालेंगे। अब स्लाइड को जो है स्पिट लैंप पर थोड़ा सा गर्म करेंगे। ध्यान रखिएगा स्लाइड को स्पिट लैंप से थोड़ा ऊंचाई पर रखना है, ताकि स्लाइड जो है एकदम तेज़ी से गर्म ना हो जाए, जिससे क्या होगा आपका सारा एक्सपेरिमेंट ख़राब हो जाएगा, क्योंकि एसीटोकार्मीन एकदम सूख जाएगा। एसीटोकार्मीन के सूखने से पहले आप क्या करेंगे, 1-2 बूंद और एसीटोकार्मीन डालेंगे और यही क्रिया 2-3 बार दोहराएंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि जो सेल्स हैं और डिवीज़न कर रही हैं वो अच्छे से स्ट्रेन हो जाएंगी, उनके जो गुणसूत्र हैं वो कलर ले लेंगे। आगे हम क्या करेंगे, ब्लेड की सहायता से जो जड़ें हैं उनकी टिप्स को काट देंगे जो ज़्यादा कलर्ड हैं, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, वहीं पर डिवीज़न हो रहा है, वहीं पर आपको माइटोसिस यानी सूत्री विभाजन देखने को मिलेगा। तो आपको इन्हीं टिप्स पर एक्सपेरिमेंट करना है और जड़ों की नोक को लेकर के फिर उनको क्या करेंगे, हम ग्लिसरीन की 1 बूंद डाल देंगे और सुई की सहायता से उसके ऊपर हम कवर स्लिप को रख देंगे। ध्यान रखिएगा बबल्स नहीं आने चाहिए। अब सुई के कुंद सिरे को यानी सुई के उल्टी साइड से निडल ले लेंगे, उसकी उल्टी साइड से कवर स्लिप को हल्का हल्का थपथपाएंगे। ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, नहीं तो कवर स्लिप भी टूट जाएगा और आपका मटेरियल भी ख़राब हो जाएगा। ऐसा करने से क्या होता है कि जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगी और फिर उनको आराम से आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। अब देखते हैं हम ऑब्जर्वेशन कैसे होना है, माइक्रोस्कोप के अंदर होना है। तो स्लाइड को माइक्रोस्कोप के पहले लो आवर्धन में रखेंगे, उसके बाद में उच्च आवर्धन में हम उसको
देखते हैं। ध्यान रखना है यहाँ पर धीरे धीरे स्टडी करनी है। जब हम स्टडी करेंगे तो हमको पता चलेगा कि सूत्री विभाजन में मुख्य 4 तरह की स्टेज हमको दिखाई दे रही हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। आइए अब हम बारी बारी से प्रत्येक स्टेज की स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोफेज अवस्था। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। यह सूत्री विभाजन की प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में क्रोमेटिन जाल धागेनुमा छोटे छोटे टुकड़ों में दिखाई देते हैं, जिन्हें गुणसूत्र यानी इंग्लिश में क्रोमोसोम्स कहते हैं। राइट हैंड साइड पर आप डायग्राम देखेंगे तो आपको ये थ्रेड्स से दिखाई देंगे, यही है गुणसूत्र। उच्च आवर्धन में देखने पर प्रत्येक गुणसूत्र 2 अर्ध गुणसूत्रों यानी हाफ क्रोमोसोम्स या जिनको हम क्रोमेटिड्स भी कहते हैं, उनका बना हुआ दिखाई देता है। राइट हैंड साइड में डायग्राम देखिएगा, एक गुणसूत्र के अंदर आपको ये 2 धागे दिखाई देंगे। प्रत्येक धागे को हम हाफ क्रोमोसोम या फिर क्रोमेटिड कहते हैं। एक गुणसूत्र के दोनों अर्ध गुणसूत्र गुणसूत्र बिंदु, जिसको कि इंग्लिश में सेंट्रोमियर कहते हैं, उसके द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ डायग्राम में देखिएगा, बीचों बीच में आपको एक पॉइंट जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी, वही है सेंट्रोमियर, जिसको हिंदी में गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। केंद्रक झिल्ली स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो दिखाई दे रही है, एक्चुअली ये टूटी हुई केंद्रक झिल्ली है। अगला पॉइंट, केंद्र का, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियोलस कहते हैं, वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डायग्राम में कोई न्यूक्लियोलस नहीं दिखाई दे रही है। एक्चुअली दोस्तों ये वाले जो डायग्राम है आपको माइक्रोस्कोप में ये दिखाई देगा, और ये डायग्राम सिंप्लीफाइड डायग्राम है, जिसके बेस पर हम इस प्रोफेज अवस्था को समझ रहे हैं। आइए अब देख लेते हैं हम मेटाफेज अवस्था। इसकी विशेषता देख लेते हैं। केंद्रक झिल्ली तथा केंद्र का पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाते हैं इस स्टेज में। साथ ही साथ जो अर्ध गुणसूत्र हैं वो स्पष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो छोटे और मोटे हो जाते हैं। गुणसूत्र कोशिका के मध्य तल में व्यवस्थित दिखाई देते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है मेटाफेज अवस्था का। यहाँ पर डायग्राम में आप देखेंगे तो सारे के सारे गुणसूत्र एक लाइन में इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं। अगला पॉइंट, कोशिका के मध्य में तुर्क उपकरण यानी स्पाइंडल अपैरेटस का निर्माण हो जाता है। आप ये जो धागेनुमा संरचना देख रहे हैं और ये जो पूरा स्ट्रक्चर होना इस तरीके से, उसको हम तुर्क उपकरण यानी स्पाइंडल अपैरेटस कहते हैं। तुर्क के दोनों सिरों को ध्रुव यानी पोल्स तथा मध्य को इक्वेटर कहते हैं। तो ये जो बीच का पोर्शन है ये इक्वेटर कहलाता है, और जो लेफ्ट और राइट का पोर्शन है यहाँ पर और यहाँ पर, वो पोल कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। प्रत्येक गुणसूत्र अपने गुणसूत्र बिंदु पर तुर्क के रेशों यानी स्पाइंडल फाइबर से जुड़ा रहता है। आप यहाँ पर देखिएगा, ये जो पतला धागा है ये गुणसूत्र से जाकर के जुड़ा हुआ है। अगली स्टेज देख लेते हैं, एनाफेज स्टेज। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। गुणसूत्र बिंदु के विभाजन के कारण प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र अपने अपने गुणसूत्र बिंदु के साथ अलग होते हुए दिखाई देते हैं एवं ध्रुवों की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है दोस्तों, और इसको आसानी से आप पहचान सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे, पहले जो है एक गुणसूत्र में 2 धागे थे, लेकिन अब यहाँ पर एक ही गुणसूत्र में एक ही धागा है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो पॉइंट था जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं, उसका डिवीजन हो गया और उसने जो अर्ध गुणसूत्र थे उनको अलग अलग कर दिया। तो आधे अर्ध गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर चले जाएंगे और आधे गुणसूत्र दूसरे ध्रुव की ओर चले जाएंगे। अगला पॉइंट, गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर ध्रुवों की ओर होते हैं जबकि भुजाएं मध्य रेखा की ओर। ये आइडेंटिकल कैरेक्टर हैं। आप यहाँ पर देखिएगा, ये जो गुणसूत्र है इसमें जो आर्म्स हैं वो कोशिका के केंद्र की ओर है, यानी इक्वेटर की ओर। यहाँ इक्वेटर होता है ना बीच में, और इसका जो सेंट्रोमियर है वो कहाँ पर है? ध्रुवों की ओर है। तो ये आइडेंटिकल कैरेक्टर हैं एनाफेज स्टेज के। अगला पॉइंट, इस अवस्था में गुणसूत्रों का आकार वी, जे, आई अथवा यू आकार का दिखाई देता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये जो स्ट्रक्चर बन के आ रही है, कहीं पर वी है, कहीं पर ये एल टाइप में भी दिखाई देते हैं आपको, और वी टाइप से भी दिखाई देते हैं। अगली स्टेज देख लेते हैं, टीलोफेज अवस्था। इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं टीलोफेज अवस्था की। इस अवस्था में तुर्क स्पाइंडल लगभग लुप्त हो जाता है। तो अभी जो स्पाइंडल बना था वो एकदम गायब हो जाता है धीरे धीरे। गुणसूत्र कोशिका के विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं और वहां पर एक ग्रुप बना लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, गुणसूत्र जो है एक ध्रुव पर पहुंच गए और उन्होंने एक ग्रुप बना लिया। गुणसूत्र असंघनित होकर क्रोमेटिन फाइबर का निर्माण करते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो क्रोमेटिन फाइबर हैं
वो काफ़ी लंबे होते हैं और गुणसूत्र छोटे और मोटे होते हैं। तो जब गुणसूत्र लंबे हो जाते हैं तभी वो कहलाते हैं क्रोमेटिन फाइबर, और जब क्रोमेटिन फाइबर एकदम से छोटी और मोटी हो जाती है तभी वो कहलाती है गुणसूत्र। अगला पॉइंट, टीलोफेज की अंतिम अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र समूह के चारों ओर एक केंद्रक झिल्ली बन जाती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एक केंद्रक झिल्ली बन गई है डायग्राम में। इसके अलावा अगला पॉइंट, एक ही कोशिका में दो संतति केंद्रक बन जाते हैं। आप देखें एक केंद्रक ये बन गया और एक केंद्रक ये बन गया, और कोशिका जबकि एक ही है। तो एक ही कोशिका के अंदर दो न्यूक्लियाई का निर्माण हो जाता है, एक इस ध्रुव पर और दूसरा इस ध्रुव पर। अगला पॉइंट, प्रत्येक केंद्रक में एक केंद्रिका पुनः बन जाती है। तो इसके अंदर आप ये गोल सी संरचना देख रहे हैं, ये और ये असल में केंद्रिका है। अगला पॉइंट, कोशिका के मध्य में कोशिका द्रव्य को विभाजन करने के लिए दोनों संतति केंद्रकों के मध्य में एक मध्य पटलिका का निर्माण भी शुरू हो जाता है। तो ये जो आप बिंदी बिंदी सी देख रहे हैं गोल गोल सी, एक्चुअली ये मध्य पटलिका है और यहीं से ये कोशिका बाद में विभाजित हो जाएगी। साइटोकाइनेसिस या कोशिका का विभाजन इसी अवस्था के दौरान शुरू हो जाता है। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि ये कोशिका इस मध्य भाग से बाहर की ओर फटना शुरू हो जाएगी और इस तरीके से एक ही कोशिका से दो नई कोशिकाएं बन जाएंगी। अब दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट में हमको क्या क्या सावधानियां रखनी है वो ध्यान रखना है। पहली बात कि प्याज का जो आधार है वो जल को स्पर्श करते हुए होना चाहिए। अगला पॉइंट, अंकुरण के लिए प्याज को अंधेरे स्थान पर रखना पड़ेगा आपको, और जड़ों को आप सुबह 6 और 7 के मध्य ही काटिएगा। फिल्टर पेपर का प्रयोग कर सावधानी पूर्वक अतिरिक्त एसिटोकार्मिन रंजक को निकाल देना चाहिए, नहीं तो वो स्लाइड पर इधर उधर फैलता रहेगा। इसके अलावा स्लाइड को स्प्रिट लैंप पर गर्म करते समय ध्यान रखें कि वो ज़्यादा गर्म नहीं हो जाए। 3 से 4 स्लाइडें तैयार करनी चाहिए, ताकि एक आध स्लाइड ख़राब भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। स्लाइड साफ और बुलबुले रहित होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि उसमें बुलबुले आ जाएं। सूती विभाजन के विभिन्न पदों को सावधानी पूर्वक अवलोकन करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में सूती विभाजन की कोई सी अवस्था हो और आप कोई सी अवस्था उसको लिख दें। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है वो है आपका प्रोजेक्ट कार्य और मौखिकी का। ये 6 नंबर का है, 4 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य है और 2 नंबर का मौखिकी का है। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट कार्य देख लेते हैं। प्रोजेक्ट कार्य में दोस्तों आपके सिलेबस में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। उन प्रोजेक्ट्स में से आपको कोई एक प्रोजेक्ट चुनना है। उसके लिए आपको एक फ़ाइल डेवलप करनी पड़ेगी और उस फाइल पर आपको ये सब बातें लिखनी पड़ेंगी। विद्यार्थी यानी अपना नाम लिखना पड़ेगा, विषय का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने एक यहाँ पर चुन रखा है, पक्षियों की चित्रात्मक सूची, आवास और वास स्थल का अध्ययन करना। क्लास डालेंगे, आपकी 12 क्लास होगी। अपना विद्यालय का नाम डालिएगा, अपना बोर्ड का रोल नंबर डालिएगा और अपने बायोलॉजी टीचर का नाम लिखिएगा। यहाँ पर दोस्तों हम कुछ प्रोजेक्ट की सूची ले लेते हैं, क्योंकि इस वाले वीडियो में इतना सब कुछ दिखाना कठिन है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। यहाँ पर मैंने 6 एक्सपेरिमेंट लिए हैं प्रोजेक्ट के रूप में, तो आप इनमें से कोई एक्सपेरिमेंट एक देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इनको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और फिर वहाँ से कोई एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो मौखिकी है वो आपके प्रैक्टिकल सिलेबस में से ही पूछी जाएगी। जो भी आप प्रैक्टिकल करते हैं इसमें आपके इंटरनल एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेंगे और आपको मौखिकी उनका आंसर देना है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इंटरनल एग्जामिनर के द्वारा जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सब की प्रॉपर जानकारी हो गई होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि नई नई वीडियोज़ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए वो टाइमली आपको अवेलेबल हो सकें। थैंक यू।